हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे लास्ट लेसन की, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है और फिफ्थ लेसन है। ओके, तो मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन को, मनुष्य को एज अ रिसोर्स किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है या यूज़ किया जाता है। सबसे पहली और लास्ट बात जो है क्या है कि जो मानव है ना, मनुष्य है, सबसे बड़ा रिसोर्स तो अगर हम सोचें कि यही है। क्योंकि अगर उसके पास वो वेल मैनर्ड है, वेल एजुकेटेड है, अच्छी टेक्निक्स हैं उसके पास, तो बहुत सारी चीज़ें जो है मनुष्य अपने बेस पे कर सकता है। तो इस लेसन में हमें पता चलेगा बहुत सारी चीज़ों का। एट लास्ट आप फील करेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ें हमने इस लेसन से सीखी। तो चलिए देखते हैं अपने लेसन को, फिफ्थ लेसन को। लोग एक ही राष्ट्र के जो है सबसे बड़े जो संसाधन होते हैं वो कौन होते हैं? लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं। किसी भी राष्ट्र के सबसे बड़ी देन है ये प्रकृति की, और ये उस समय पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब वह लोगों के लिए उपयोगी हो जाते हैं। तो प्रकृति की एक देन है मनुष्य, और सबसे बड़ा रिसोर्स आप इसी को मानेंगे। जैसे जैसे हमारे लेसन में हम आगे बढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट जो है और भी अच्छा होता जाएगा। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को, अगर उसके पास कौशल है और योग्यता है, फिर इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। इसीलिए मानव को ये बोला गया है कि सबसे बड़ा संसाधन है वो। अन्य संसाधनों की भांति भांति मानव संसाधन में विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। जिस प्रकार से हमने ये देखा था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग व में एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स एंड सिचुएशंस। यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई गई है। बच्चे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, और उन्हें जो है एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन यानी कि टीचर हो सकता है, वो सिखा रहे हैं। तो चलिए इस पिक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये बच्चा कहता है कि मेरे गांव में 1000 लोग हैं। फिर ये बच्ची कहती है कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। फिर ये जो है एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन कहते हैं कि आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं? फिर ये बच्चा कहता है कि मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे चलती हुई दिख रही है हमें। फिर यहाँ पे ये कहते हैं, जब इन्होंने ये पूछा कि आप क्या सोचते हैं कि पूरे विश्व में कितने जो है लोग होंगे? तो ये कहता है कि विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। फिर ये मैम कहते हैं कि 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप किस तरीके से लिखेंगे? तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमें बताई गई है यहाँ पे कि विश्व की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उस तरफ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की गई है इस पिक्चर के द्वारा। लेसन शुरू करने से पहले हम एक योजना की बात कर लेते हैं। PKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये शुरू की गई थी 2015 में। और इस योजना से 1 करोड़ भारतीय जो युवा हैं उनको 2016 से 20 तक प्रशिक्षित किया जा चुका है, ट्रेंड किया जा चुका है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार और कौशल की योग्यता देकर उसको प्रोत्साहित करना है कि वो अपना कुछ काम करना शुरू कर दे। अब हम बात करते हैं अपने लेसन पे। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये 4 साढ़े 4 मिनट थे ना, जो ये एक इंट्रोडक्शन में चले गए वीडियो और लेसन के। यहाँ से हमारी बात शुरू होती है जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार से लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण या प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का लगभग 90% से भी अधिक भूपृष्ठ के 30% भाग पर रहता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र घनी आबादी में बसे हैं और कुछ क्षेत्र विरल
पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बिल्कुल भी लोग नहीं रहते या बहुत ही कम लोग जो है वहाँ पे निवास करते हैं। दक्षिण और पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों, विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में कम लोग पाए जाते हैं। विषुवत वृत्त जो है उसके दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में अधिक लोग निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग तीन चौथाई लोग जो है दो महाद्वीपों में रहते हैं। और वो कौन कौन से महाद्वीप हैं ये कई बार पूछ लिया जाता है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। वन वर्ड या वन सेंटेंसेस के आंसर्स जो पूछे जाते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। तो ऐसे महाद्वीप हैं एशिया और अफ्रीका। इन दोनों महाद्वीपों में विश्व की लगभग 50% जो जनसंख्या है या 40% जनसंख्या है, या फिर आप ये कहें कि 3/4 जो जनसंख्या है वो इन दोनों महाद्वीपों में निवास करती है। विश्व के 60% लोग 10 देशों में रहते हैं। उसके बारे में कुछ 6 टॉप 6 देशों के बारे में हम शॉर्ट्स वीडियो में भी अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने देखा हो तो। फिर इन सभी देशों में जो है 10 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। और अब तो ये डेटा जो है जनसंख्या का कुछ नया भी लिया गया है इन्होंने, लेकिन अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, क्योंकि जनसंख्या जो है ना वो हर 10 साल के बाद जनसंख्या करवाई जाती है, लोगों की गणना करवाई जाती है। अब 2011 में हुई थी, अभी तक तो प्रमाणिक रूप से वही आंकड़े चल रहे हैं। अब तो बहुत ज़्यादा बदल गए होंगे। इस हिसाब से हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो 2021 में होनी चाहिए थी। ड्यू टू कोविड-19 तो वो जनसंख्या जो है हो नहीं पाई, ठीक है। तो अब 23 में कह रहे थे, तो 23 में भी अभी पॉसिबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे देखें आप, ये जो पिक्चर दे रखी है, ये दे रखी है महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या किस प्रकार से है। एशिया में इतने लोग रहते हैं, यूरोप में इतने रहते हैं, अफ्रीका में इतने रहते हैं, ओनेशिया कहते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीप समूह में जो लोग रहते हैं, ठीक है। मध्य और दक्षिण अमेरिका में इतने रहते हैं। अकॉर्डिंग टू कलर आप जो है इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हैं। 100 के हिसाब से आंकड़े ये बताए गए हैं। फिर यहाँ पे ये टेबल दिया गया है, इस टेबल में है विश्व की घनी आबादी वाले देश। विश्व की रूपरेखा और मानचित्र पर इन देशों को आप चिन्हित कर सकते हैं और इनसे आप जो है जान सकते हैं कि जनसंख्या जो है ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से देशों में रहती है। अब ये 2011 की जनगणना अस्थायी आंकड़े हैं ये एक तरीके से, और भारत श्रृंखला 1 पेपर 1 2011 की जनगणना के अनुसार एक तरीके से ये इन्होंने बताया हुआ है। ओके, उसी का एस्टीमेट बेस बनाकर उसको फिर जो है इन्होंने लिया हुआ है। तो क्या आप जानते हैं, मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे क्या है, 382 लोग जो है 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार का यह आंकड़ा है, और ये एसएससी सीजीएल में आया था, अभी क्वेश्चन अभी आया था ये एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं घनत्व की, कि जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1 वर्ग इकाई में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उसको जनसंख्या घनत्व बताया जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन भारत का कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में पाया जाता है, और इसके बाद पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा घनत्व वाले क्षेत्र हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
भौगोलिक कारकों की, कि ऐसे कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। स्थलाकृति, अब स्थलाकृति में क्या होता है, पहले हम पॉइंट को पढ़ेंगे फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से स्थलाकृति जो है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। लोग सदैव पर्वतों पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, अल्पास, हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। अब आप इसको पढ़ते ही समझ गए होंगे। कहने का मतलब क्या है, जो समतल भूमि है, जो समतल भूमि है या समतल जो क्षेत्र हैं, चाहे वो कहीं पे भी हों, वहाँ पे रहना बजाय कि पहाड़ी या मरुस्थलीय क्षेत्रों के लोग जो है कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, समतल भूमि पे रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे मेन फैक्टर क्या है, वहाँ पे जो है खेती आसानी से की जा सकती है। भूमि उपजाऊ है नहीं है, इस तरीके की चीज़ें बाद में देखी जाती हैं, पहले समतल भूमि देखने की मानव कोशिश करता है। उसके बाद जलवायु की बात आती है। लोग सामान्य रूप से चरम 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 जलवायु, जो कि अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी, जैसे कि सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में बसने से बचते हैं। लोग ना तो ज़्यादा गर्म जलवायु में रहना चाहते और ना ज़्यादा ठंडी जलवायु में रहना चाहते। लोग जो है मिडल, एक तरीके से ऐसी जलवायु ढूंढने की कोशिश करते हैं जैसे अपने प्यारे भारत में देखने को मिलती है, खासकर नॉर्थर्न इंडिया में ऐसी जलवायु देखने को मिलती है कि मतलब एक तरीके से पंजाबी च बोलते हैं कि नज़ारा ही आ जाता है यार, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें यहाँ पे। तो जलवायु ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, अत्यधिक गर्म भी नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से मिडल सी जो जलवायु है उसको पसंद करते हैं। उसके बाद मृदा यानी कि मिट्टी की बात करते हैं। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग ही ये नदी का नाम है भैया, चीन की का। चांगजियांग, मिस्र में नील नदी, ये नील सबसे लंबी नदी है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये जो उपजाऊ उपजाऊ मैदान है और ये घने बसे हुए मैदान हैं, क्षेत्र हैं। क्यों बसे हुए हैं घने क्षेत्र? ये क्योंकि नदियों के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, वो क्या होती है, उपजाऊ होती है। फर्टिलिटी उसमें ज़्यादा होती है बजाय कि दूसरी जगहों के, ठीक है। तो इसीलिए पहले के जो आप देखते हैं एंशियंट इंडिया में, प्राचीन या इंडिया ही क्यों कहूँ मैं, पूरे एंशियंट वर्ल्ड में जो भी सिविलाइजेशंस हुए हैं, जो भी सभ्यताएं हुई हैं, वो ज़्यादातर आपको नदियों के किनारे यानी कि रिवर्स के जो है कॉर्नर पे, किनारे पे आपको देखने को मिलती थी, है ना। तो वो क्यों मिलती थी? क्योंकि वहाँ पे है ना क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। और खाद्यान्न सबसे मेन समस्या होती थी ना, खाने की जो फसलें होती थी वो सबसे मेन प्रॉब्लम होती थी। तो वो इसीलिए वहाँ पे जो है बसते थे। हाँ, उसका नुकसान भी होता था, फ्लड्स ज़्यादा आते रहते थे, इस तरीके की चीज़ें जो है ज़्यादा होती रहती थी। अब वो नदियों के किनारे रहते थे तो उनको जल की समस्या जो है नहीं होती थी। तो उन क्षेत्रों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं लोग जहाँ पे अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, या पहाड़ियों पे ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं लोग, है ना। ध्रुवीय क्षेत्रों पे ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं लोग। तो इसका यही रीज़न होता है। अलवणीय जल का मतलब क्या है भैया? अलवणीय जल मतलब एक शुद्ध जल आप जिसको कहें, या फिर ऐसा जल जिसको उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसा जल जिसको किस में लाया जा सकता है? उपयोग में लाया जा सकता है। यूजेबल वाटर जो है उसको कहते हैं। 3% पानी है जिसको उपयोग में लेके आया जा सकता है। अब देखो पूरी पृथ्वी पे 70% पृथ्वी पे, 71% पृथ्वी पे पानी है। 30% या 29% पृथ्वी है जिस पे जो स्थलीय है और जिसमें से बहुत सारा वन है। तो हम कितने का क्षेत्र पे रहते होंगे मानव? और देखो कितना पानी है पृथ्वी पे, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं।
पृथ्वी को, ठीक है। नीला ग्रह भी कहते हैं, जैसे ही आसमान से हम पृथ्वी को देखते हैं तो पानी ही पानी दिखता है, तो इसीलिए नीला जो है ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पानी का कलर नीला होता है। तो क्या होता है, अब वो अलवणीय जल हो जाता है, क्योंकि वो जो है खारा है पानी, उसको यूज ही नहीं कर सकते हम, है ना। तो 3% पानी है जिसको यूज कर सकते हैं, तो उसी 3% को हमें सर्कल बाय सर्कल यूज करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि पानी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं 2 घंटे अगर बारिश हो जाती है तो हम कितना पानी बचा सकते हैं? 8000 लीटर पानी बचा सकते हैं। ये डू यू नो वाले फैक्टर्स में हमारे यहाँ पे आता है, शायद इसी लेसन में आ जाए, हाँ हो सकता है। फिर बात करते हैं खनिज की। खनिज निक्षेपों वाले जो अक्षेत्र होते हैं वो अधिक बसे हुए अक्षेत्र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व की तेल की खोज ने इन अक्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अब जहाँ पे रिसोर्सेज होंगे, जहाँ पे खनिज, जहाँ पे रहने के लिए उपयुक्त चीजें उपलब्ध हो जाएंगी मानव को, वहीं पे मानव बहुत ज्यादा जाके बसेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है? यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। मतलब पहले जीवन प्रत्याशा कितनी होती थी? ज्यादा होती थी। फिर बीच में आया था कि 100 वर्ष होती थी। अब देखो 100 वर्ष के आपके आसपास कितने वृद्ध जन होंगे जो 100 वर्ष के हैं? क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं? जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उस एरिया में कितने वृद्ध व्यक्ति ऐसे हैं जो 100 वर्ष के आसपास या 100 हैं? 90 से 100 बता दीजिए मुझे कितने हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो भौगोलिक रूप से मानव को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं कि आप जो है उस क्षेत्र में रहें। फिर बात करते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जो व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं कि आप यहाँ पे आके बसिए। सबसे पहले आर्थिक कारकों की बात करते हैं। आर्थिक कारकों में एक ही कारक सबसे महत्वपूर्ण है, औद्योगिक क्षेत्र जो है, रोजगार के अवसर, क्योंकि वहां से इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। तो जहां पे भी व्यक्ति को रोजगार के अवसर दिखेंगे वहां पे व्यक्ति ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। अब जैसे हमारे यहाँ पे हरियाणा में गुड़गांव है, मानेसर है, ठीक है, फरीदाबाद है ना। तो ये जो है क्या है, इंडस्ट्रीज का हब है ये यहाँ पे हरियाणा में। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग आपको रहने को मिलेंगे। यहाँ पे जनसंख्या जो है ज्यादा देखने को मिलेगी, आपको आबादी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी बजाय कि दूसरे जो हमारे यहाँ पे जो जिले हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं और ये अट्रैक्ट करेंगे। अब गांवों से शहरों में लोग क्यों जाते हैं? रोजगार के अवसर में, काम की तलाश में जाते हैं, ठीक है। लोग जो है बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होंगे, जाहिर सी बात है। जापान में ओसाका और मुंबई जो है भारत में 2 घने बसे क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रोजगार के अवसर तलाश करने जाते हैं। अब भारत में तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे गिना सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने कि बताया कि हरियाणा में गुड़गांव या मानेसर, फरीदाबाद हो गए, है ना। तो इसी तरीके से मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, इनमें भी जाते हैं लोग। दिल्ली हो गया, दिल्ली में भी खूब जाते हैं लोग। सांस्कृतिक कारण कौन से होते हैं? धर्म और संस्कृति के महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब मैं अगर आपको देसी भाषा में अगर आपको समझाने जाऊं, आपको जैसे शिरडी हो गया, ठीक है, माता वैष्णो देवी हो गया, यहाँ पे लोग जाते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग विजिट करेंगे, ज्यादा धार्मिक रूप से विजिट करेंगे लोग, वहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, वहां पे भी लोग ज्यादा जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने 2 मिनट पहले ये कहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों पे लोग कम रहते हैं, अब आप इस तरीके के एग्जांपल्स दे रहे हैं। उन लोगों का क्या हो जाता है, एक तरीके से जहाँ पे रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी रहेंगे लोग। ऐसा नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल ही नहीं रहेंगे लोग। फिर बात करते हैं सामाजिक कारक की। अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र बहुत ज्यादा घने होते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं पुणे को। अब वहाँ पे अच्छे अच्छे शैक्षिक संस्थान हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्थान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोग जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जनसंख्या कैसे चेंज होती है। अब इसमें जो है आप 3-4 चीज़ों की बात कर सकते हैं। मेनली 2 चीज़ों की बात करते हैं। एक तो आप बात करते हैं जन्म दर की और दूसरा आप बात करते हैं मृत्यु दर की। ठीक है? अब यहाँ पे आंकड़े पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, यहाँ से हमें जानने को मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें। नहीं तो मेरा मन था कि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ और उसके बाद मैं ये पूरा स्किप कर दूँ और आगे चले जाएँ, बट हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है लाइन टू लाइन, तो लाइन टू लाइन ही चलेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, लाइन टू लाइन चलना ज़रूरी भी है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन से है। वो निश्चित अवधि आप 1 वर्ष मान के चल सकते हैं, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि जनसंख्या के स्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल जिस जगह पे जन्म ज़्यादा हुए होंगे, वहाँ पे बच्चों की संख्या अचानक से उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाएगी, या मृत्यु ज़्यादा हुई होंगी जन्म दर की बजाय, तो वहाँ पे जनसंख्या का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। तो इस तरीके की बात की गई है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है और ना रह सकती, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र 5.3 में दिखाया गया है। ये 5.3 चित्र है यहाँ पे। ठीक है, जनसंख्या कैसे बढ़ती है। 500 ईसा पूर्व में कितनी थी, 1000 में कितनी हुई, 1500 में कितनी हुई, 1900 में कितनी हुई, 1950 में कितनी हुई, 1974 में कितनी, 1999 में कितनी, 2025 में कितनी होने की संभावना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है जनसंख्या सेम नहीं रही है, बढ़ती घटती रही है। ऐसा वास्तव में जन्म दर और मृत्यु दर की जनसंख्या में परिवर्तन के कारण होता है या हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में 1800 से लेकर 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म ले रहे थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उचित सुविधाएं नहीं थी। अगर मैं उचित सुविधाओं को कहूँ तो यहाँ पे स्वास्थ्य को मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीज से, क्योंकि जन्म दर, ठीक है, जन्म दर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है अफेक्ट करती है। स्वास्थ्य जो है बहुत मतलब जनसंख्या को अफेक्ट करता है। अगर सुविधाएं जो है, स्वास्थ्य सेवाएं या सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि जनसंख्या की जो दर है ना, वो बढ़ने की ज़्यादा आशंकाएं रहती हैं। ठीक है, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। ये खाद्यान्न जो है इसको प्रभावित करता है, क्योंकि खाने पीने की और इस तरीके की चीज़ें अगर उचित मात्रा में आपके पास हैं, तो आप जो है मृत्यु कम देखने को मिलेगी। क्योंकि स्टारवेशन यानी कि भूख यानी कि कुपोषण के कारण भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण भूख के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या की वृद्धि बहुत कम थी, वृद्धि दर। और 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई थी। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट किसको कहते हैं? जब जनसंख्या एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, जब जनसंख्या में रैपिड जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है आपको। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में जनसंख्या में जो है जो है 30 वर्ष की अवधि में कम में जनसंख्या दुगनी हो गई थी। 30 वर्ष की अवधि से भी कम में, यानी कि 1999 से आगे 1999 तक, ठीक है, 1959 से 1959 टू 1999 तक, यानी कि लगभग 30 वर्ष की अवधि में आप जो है ये कह सकते हैं कि लगभग जनसंख्या 2 गुनी बढ़ गई थी 30 सालों में लगभग। आप इमेजिन कर रहे हैं कि हम रैपिडली इंक्रीज कर रहा था पूरा वर्ल्ड जनसंख्या में। ओके, फिर इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति या औषधियों के कारण मृत्यु दर का कम हो जाना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही थी। मतलब क्या है कि जन्म दर अगर उतनी ही रही हो, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि जन्म दर उसी जगह पे रही थी, लेकिन मृत्यु दर जो है कम हो गई थी,
तो उसके कारण क्या होगा, जनसंख्या में इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब जन्म दर में बच्चे भी मर जाते हैं और मृत्यु दर में कमी वैसे ही हो गई। तो जन्म दर में जन्म 0 से 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर अब अगर आप निकालने जाएंगे आज से 10 साल पहले की, 20 साल पहले की और अब की 2023 की निकालने जाएंगे, 24 की निकालने जाएंगे, तो आप जो है क्या करेंगे, उसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बिकॉज हम मेडिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि हम बच्चों को अब बचा पा रहे हैं, इसीलिए भी जनसंख्या बढ़ रही है। ओके, जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 जीवित व्यक्तियों पे जन्मों की जो संख्या है उसको मापा जाता है। मतलब अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उनमें से बच गए कितने, मान लीजिए 950 बच गए, तो 50 यहाँ पे डेथ रेट जो है देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें। अब ये 50 जो आंकड़ा मैंने बताया ये पहले ज्यादा होता था, अब कम हो गया है। मृत्यु दर सेम वही चीज, 1000 लोगों में जो मृत्यु प्रति 1000 व्यक्ति हैं, प्रति 1000 व्यक्ति हैं, उनमें मृत्यु कितने लोगों की हुई उस पर्टिकुलर जनसंख्या में से, उसको मृत्यु दर कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जन्म दर किसको कहते हैं, मृत्यु दर किसको कहते हैं, प्राकृतिक मृत्यु दर किसको कहते हैं, प्रवास किसको कहते हैं, उत्प्रवास किसको कहते हैं, ठीक है, अप्रवास किसको कहते हैं, इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं। अब यहाँ पे आपको इस पिक्चर में देख लिया था, इस पिक्चर में आप देखें, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, तो आपको जनसंख्या में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। जन्म दर और मृत्यु दर सेम है तो स्थिर जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। जन्म दर कम है, मृत्यु दर अधिक है, तो जनसंख्या में कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है जनसंख्या में संतुलन असंतुलन किस तरीके से चलता है, किस तरीके से नहीं चलता है, ये सब चीजें हैं। अब मैंने कहा था आपको 2-3 वर्ड्स आपको पीछे बताए थे, उनमें से 1-2 का जिक्र कर लेते हैं। एक होता है उत्प्रवास, एक होता है आप्रवास। उत्प्रवास को कहते हैं एमिग्रेशन। एमिग्रेशन एक व्यक्ति एक देश को जब छोड़ देता है, और इमिग्रेशन होता है एक व्यक्ति जब एक नए देश में प्रवेश करता है या जाता है। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों में इमिग्रेशन और एमिग्रेशन इसको कहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, खासकर हमारे हरियाणा में तो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। हमारे देश में रहना मतलब उनके लिए क्या हो गया कि रोजगार की कमी है, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, तो इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण प्राकृतिक वृद्धि दर आपको देखने को मिलती है। अगर जनसंख्या घटती बढ़ती है प्राकृतिक रूप से, तो वो जन्म दर और मृत्यु दर पे डिपेंड करता है। या प्राकृतिक जब शब्द हमने लगाया तो हम किस परिप्रेक्ष्य से बात कर रहे हैं, तो हम किस चीज को ज्यादा प्रीफरेंस दे रहे हैं, जन्म दर और मृत्यु दर को ज्यादा प्रीफरेंस उस समय पे हम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसको आप प्राकृतिक नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें उस देश के उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों का अपनी इच्छा होती है। ठीक है, क्योंकि उस देश की जहां से वो छोड़ के गया है उस जगह की जनसंख्या में परिवर्तन हो गया है, और जहां पे वो गया है वहां पे भी परिवर्तन हो गया है। ठीक है, मेल फीमेल के हिसाब से भी, एज के हिसाब से भी। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब आप समझें, इसको अच्छे तरीके से फोकस कीजिए। एक देश में या देश के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में जाते हैं। ये मैं आपको पहले ही इस टेबल से बता चुका हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास या अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है या जनसंख्या बढ़ी है,
सूडान एक ऐसा देश का उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने या उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी जो है देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। ये तो जाहिर सी बात है, एक देश से दूसरे देश में लोग जो है आते जाते रहते हैं। लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित देशों में से अधिक विकसित देशों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से भी हमें जनसंख्या जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है। हरियाणा में बालिकाओं या महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों में से 2-3 यहाँ पे लिखे गए हैं। जननी सुरक्षा योजना ये महिलाओं के लिए है। लाडली सुरक्षा योजना ये जो है लड़कियों के लिए है। इसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उनको इकोनॉमिकली उनको स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। ये कुछ योजनाएं हैं, मतलब महिलाओं और बच्चों, लड़कियों को, मतलब गर्ल चाइल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जनसंख्या के परिवर्तन में किस तरीके के प्रतिरूप जो होते हैं, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। 5.5 पिक्चर में हमें ये देखने को मिलेगा। 5.5 पिक्चर यहाँ पे आगे है इस तरीके से। पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह सेम रूप से अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों जैसे कि केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। अन्य देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे जो है लगातार जनसंख्या में वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। अन्य देशों जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, इसमें निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जो है जनसंख्या में वृद्धि दर जो है कैसी है, मध्यम में या फिर मंद है। अब यहाँ पे पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे नीला कलर है वहाँ पे अति उच्च लगभग 3% या उससे भी ज़्यादा जो है वृद्धि दर देखने को मिल रही है। फिर ये कलर है कुछ इस तरीके का, इसमें 2 से 2.9% जो है देखने को मिल रही है। फिर इस तरीके से जो है इस मैप को आप स्टडी कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि जनसंख्या जो है किस तरीके से, किस रीजन में किस तरीके से जो है बढ़ रही है या किस तरीके से बढ़ रही है। ओके, फिर जनसंख्या संगठन की बात करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। इस तरीके की बात जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक आर्थिक रूप से विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, जनसंख्या दशा, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और लोगों की इन्हीं विशेषताओं के बारे में जानना जरूरी है। तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि आपकी जनसंख्या जापान की जनसंख्या के बराबर है बांग्लादेश की, बट बांग्लादेश जो है उस तरीके से क्या नहीं कर पा रहा है, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है, अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जा रहा है बांग्लादेश जापान के जैसा। तो उसका कारण क्या हो सकता है? ये ऐसे कौन से रीजन्स हैं उसके पीछे कि बांग्लादेश की और जापान की जनसंख्या एक जैसी होते हुए भी, या फिर चीन और इंडिया की जनसंख्या एक जैसी होते हुए भी हम जो है चाइना के बराबर जो है विकसित नहीं कर पा रहे हैं। वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी, हालांकि हमने फाइट बहुत किया हुआ है, हम 5th पोजीशन पे हैं अभी, 3rd बनने की कोशिश चल रही है। 2030 तक हम 3rd बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो हालांकि हम कंपैरिजन में खड़े भी हैं, लेकिन इन दोनों देशों का तो फिर भी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? उन लोगों की कौशल कैसे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, उन लोगों की कितने स्किल्ड हैं, जो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसी हैं, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं उनका, फिर वो अपने देश के प्रति कितना सोचते हैं, ऐसी चीज़ें आपको देखने को
मिलेंगे, है ना। क्या आप जानते में हैं, बात करते हैं हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है, 877, यानी कि 1000 लड़कों के पीछे 877 लड़कियां हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खराब रेशो देखने को मिलता है। हालांकि अभी सुधर गया है, आप बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे 900 प्लस हो गया है, कितना हो गया मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ओके। फिर बात करते हैं जनसंख्या संगठन की, हमारी ये जानने में सहायता करता है जनसंख्या संगठन कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितने बच्चे हैं, किस आयु वर्ग के कितने लोग हैं, उनकी अलग अलग इंडिविजुअल्स की किस तरीके की क्या नीड्स हैं, क्या किसके पास नहीं है, इस तरीके की चीज़ें जो है हमें जो है देखने को मिलती हैं। किस पर्टिकुलर रीजन में जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, है ना, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ये हमें जानने को मिलता है। और इसी चीज़ को हम किस चीज़ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, जनसंख्या पिरामिड बोलते हैं इस चीज़ को, जो हमें क्या बताता है, आयु लिंक पिरामिड भी इसका दूसरा नाम है। और ये आयु के अनुसार, एज के अनुसार हमें ये बता देता है, और उसमें जो है लिंग के अनुसार और आयु के अनुसार ये हमें ये बता देता है कि आप जो है किस रीजन को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड क्या बताता है, एक आयु लिंग पिरामिड क्या बताता है, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9, 10 से 14 वर्ष के बच्चों में, मतलब अलग अलग तरीके से जनसंख्या को ये जो आयु लिंग पिरामिड है ये डिवाइड कर देता है, और फिर हमें जानने को मिलता है कि किस तरीके से हम क्या जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि कोई भी एरिया है, मान लीजिए हरियाणा का मेवात है, यहाँ पे एजुकेशन के मामले में लोगों में सतर्कता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 14 वर्ष तक का, या 5 से 9 लिया इसने एग्जाम्पल, मैं भी 9 ले लेता हूँ, 5 से 9 वर्ष तक के बच्चों को कितना स्कूल में भेज रहे हैं, फिर 14 से 18 तक के बच्चों को कितना भेज रहे हैं, फिर 18 से 25 तक के बच्चों को कितना भेज रहे हैं, या कॉलेज लेवल पे कितनी पढ़ाई करवाई जा रही है। तो वो रेशो किस प्रकार का है, कहाँ पे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये आयु लिंग पिरामिड को देखने से ही पता चलता है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में, प्रत्येक वर्ग में पुरुष और महिला में उप विभाजित तरीके से किया गया है, ये भी हम देख सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी जानकारी हमें आयु लिंग पिरामिड को देख के ही होती है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में बताई गई है और दिखाई गई है। यह जन्म दर को दर्शाती है। ऊपर का आकार 65 वर्ष से अधिक लोगों को, वृद्ध लोगों की जनसंख्या के बारे में बताता है, और मृतकों की जनसंख्या को भी बताता है। मतलब यहाँ पे आप जो है ये पिरामिड देख लीजिए एक तरीके से। यहाँ पे ये दोनों बच्चे बात कर रहे हैं, इनकी भी सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे बात कर रहे हैं कि ये जो है त्रिभुज आकार का प्रतीत होने वाला आरेख है। तो ये लड़की कहती है कि ये एक जनसंख्या पिरामिड है। फिर कहते हैं कि सबसे पहली बात तो यहाँ से शुरू होती है शायद, कि ये क्या है, ये बताती है कि ये एक देश में पुरुष और जनसंख्या, स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनकी आयु वर्ग के हिसाब से दर्शाता है। कि मैं जो है इसको देख के एक डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ। तो ये लड़की कहती है कि हम 3 देशों की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में आयु लिंग पिरामिड के द्वारा हम जान सकते हैं। अब देखो, ये त्रिभुज आकार का है, इसका एक मतलब है, लास्ट में 3 पिरामिड हम देखने वाले हैं, ये पहला है। तो इससे लास्ट में बताऊंगा मैं आपको कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो ये लगाया गया है लाइन, ये लाइन हमें 10 से, या फिर आप ये कह सकते हैं 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के बारे में बताता है। यहाँ पे आप मान लीजिए ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं, ये दिखाया गया है, उल्टा बता दिया मैंने, ये स्त्रियां हैं या लड़कियां हैं, ये पुरुष हैं यानी कि लड़के हैं। अब यहाँ पे तो लड़कियां और लड़के कहेंगे हम, बीच में
24 से लेके, ठीक है, और 65 या 64 वर्ष तक के लोगों की बात की गई है। यहाँ पे ये पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं। उससे ऊपर के वृद्ध व्यक्ति आपको देखने को कितने मिलते हैं। तो ये जो है किस तरीके के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी। फिर ये आयु लिंक पिरामिड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आयु लिंक पिरामिड है एक जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की जनसंख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग कितने हैं, वृद्ध आश्रित लोग कितने हैं, आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, कार्यरत आयु वर्ग कितना है, और वो आर्थिक रूप से सक्रिय जो है वर्ग में उस आयु वर्ग को रखा गया है। सबसे पहली बात तो जनसंख्या को 3 भागों में तोड़ा है। 2 आश्रित वर्ग हैं और एक जो है सक्रिय वर्ग है। और सक्रिय वर्ग की आयु वर्ग जो है मानी गई है, आप ये कह लीजिए 16 से 65, क्योंकि 65 वर्ष जो है रिटायरमेंट एज है एक तरीके से, ये मान लीजिए आप, ठीक है। 60 कर लेता हूं मैं अपनी तरफ से इसको, ठीक है। तो 16 से 65 आप इसको सक्रिय वर्ग में गिनते हैं, और देश का आर्थिक विकास में योगदान देना इनका काम सबसे ज्यादा है। इससे ऊपर यानी कि 0 से 15 वर्ष और 61 से जितना भी ऊपर व्यक्ति हैं, ये डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर, ठीक है। अब इन 3 लाइनों का, 4 लाइनों का, 5 लाइनों का मतलब ये था। अब हम आगे देखते हैं क्या कहा इसने। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं और आधार चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा होता जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर मृत्यु शैशव अवस्था में ही उनकी हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, और इसलिए वहां पे वृद्ध लोग जो है कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड के द्वारा दर्शाया गया है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये है केन्या देश का पिरामिड, आयु लिंक पिरामिड कह लीजिए या पिरामिड कह लीजिए। यहाँ पे देखो कितने बच्चे जन्म लेते हैं, और देखो यहाँ पे कितने पुरुष और महिलाएं बचते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब है, फैसिलिटीज कम होने के कारण और बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं कम होने के कारण, एजुकेशन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर बात करते हैं एक दूसरा देश का, जो कि भारत है हमारा। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में कम हो और युवा आयु वर्ग पिरामिड चौड़ा हो, क्योंकि शैशव या प्रौढ़ावस्था तक वो जीवित रहते हैं, यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अधिक देखने को मिलते हैं। इसका मतलब मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति हमारे देश में आपको देखने को मिलेगी। इसका पिरामिड लगभग बहुत ज्यादा ऊपर जाके जो है संकरा होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे इस देश में युवा सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। युवा शक्ति हमारे देश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन आशंका है आने वाले समय में ये जनसंख्या जो है एक तरीके से बूढ़ी भी होगी फिर, ठीक है। अब जैसे चाइना के साथ हो रहा है, जापान के साथ हो रहा है, उनकी जनसंख्या वृद्ध है, बहुत ज्यादा वृद्ध जनसंख्या है उनकी, ठीक है। ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। अब तीसरा जो है पिरामिड आप देखिए, जापान जैसे देश हैं, अधिकतर इनका जो पिरामिड होता है वो संकरा होता है। क्यों? क्योंकि कम जन्म दर है यहाँ पे, और जो मृत्यु दर है वो घट जाती है। उसके कारण अधिक लोग आपको वृद्ध अवस्था में देखने को मिलते हैं। जन्म दर देखो कितनी कम है, और वृद्ध अवस्था में देखो इनके कितने लोग यहाँ पे एक तरीके से पहुंच रहे हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक, इस दृष्टि के जो है युवा जन किसी भी देश के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसा संसाधन है, यानी कि मानव संसाधन हमारे पास है, जो हमारी जनसंख्या वो युवा है। ये सब बातें हमारे देश के बारे में लिखी गई थी। ये आयु लिंक पिरामिड तीनों के तीनों यहाँ तक कंप्लीट हो चुके थे। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक मानव संसाधन है, ठीक है। उनको हम योग्य उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के
लिए हम जो है तत्पर अगर हम उनको कर दें तो हमारा देश जो है कहीं से कहीं देखने को हमें मिल सकता है। इसी के साथ हमारा लेसन और हमारी ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम कोशिश करते हैं राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस को हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एक्सरसाइज को। लोगों को एक संसाधन क्यों माना गया है? विश्व में जनसंख्या असमान वितरण क्यों है जनसंख्या का? विश्व की जनसंख्या अत्यधिक तीव्र गति से क्यों बढ़ रही है? जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो से ज्यादा भी बता देंगे आप, बताना है। जनसंख्या संगठन से क्या मतलब है? जनसंख्या पिरामिड क्या होते हैं? किसी भी देश की जनसंख्या को समझने के लिए ये किस प्रकार से मदद करते हैं? फिर हमने इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। आज तक तो एक का भी नहीं आया, कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर्स भी कम है अभी, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा आने वाले समय में। जनसंख्या शब्द से क्या अभिप्राय है? किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? दूसरा ऑप्शन है किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। तीसरा ऑप्शन है किसी दिए हुए क्षेत्र में लोगों में किस प्रकार के जो है लोग किस प्रकार से बटे हुए हैं किसी भी क्षेत्र में। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। वे तीन प्रमुख कारक कौन से हैं जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म मृत्यु विवाह, जन्म मृत्यु प्रवास, जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। 1999 में जनसंख्या कितनी हो गई थी? 1 अरब, 3 अरब, 6 अरब, ये गूगल करके आप देख लेना, ठीक है। वैसे गूगल करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बीच में एक टेबल आया था, एक पिक्चर आया था, एक्चुअली टेबल नहीं आया था। उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। जनसंख्या पिरामिड क्या है? इसके मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, इसके ऑप्शंस भी आपने देखने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कुछ फिलअप्स हैं, इसको भी आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन नंबर लास्ट, और ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और ये पूरी बुक का PDF आपको जो है कहाँ पे मिल जाएगा? स्किल IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल। स्किल IQ भी लिखेंगे ना, वो भी इनफ है, ठीक है, वो भी इनफ है। अगर आप स्किल IQ ओनली भी लिखेंगे तो भी, ठीक है। और स्किल IQ अपना एक दूसरा चैनल है, ठीक है। और शिक्षा और अध्ययन ये अल्टरनेट चैनल है स्किल IQ एजुकेशन का, जिसके ऊपर ये वीडियो आप देख रहे हैं, और आप इसी सेम वीडियो को फेसबुक पे भी देख सकते हैं, जो कि स्किल IQ एजुकेशन नाम के पेज पे आपको देखने को मिलेगी। तो हर जगह पे आप जो है स्किल IQ एजुकेशन को फॉलो करें, और यहाँ पे यानी कि यूट्यूब पे आप जो है किसको फॉलो करेंगे? शिक्षा और अध्ययन को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो किसी और चीज़ से रिलेटेड होगा, किसी और टॉपिक से रिलेटेड होगा, एक नई बुक से संबंधित होगा, ठीक है। तो बात करेंगे उसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।